हेलो स्टूडेंट बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे संवेग का संरक्षण सिद्धांत। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? संवेग का संरक्षण सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। तो संवेग के संरक्षण सिद्धांत को पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को विलगित निकाय पढ़ाए थे। विलगित निकाय, और विलगित निकाय क्या है कि किसी भी निकाय पर कोई बाह्य परिणामी बल कार्य नहीं करे तो वैसे निकाय को हम क्या कहते हैं? विलगित निकाय कहते हैं। संसार में सारी व्यवस्था, एक निकाय कहने का मतलब होता है सिस्टम। जब पढ़ाई करते हैं तो पर भी सिस्टम होता है, घर पर बैठते हैं तो पर भी सिस्टम होता है, भोजन करते हैं तो पर भी सिस्टम होता है। मतलब कि संसार के हर कोई काम करते हैं तो बिना प्लान और बिना नियम और बिना कायदा के अनुसार हम नहीं करते हैं। तो उन सारी व्यवस्थाओं को हम क्या कहते हैं? सिस्टम। लोग सिस्टम सिस्टम कहते हैं, ये बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि सिस्टम क्या है, निकाय क्या है। खुद आप लोग खुद बात करते हैं तो कहते हैं अरे तू सिस्टम में नहीं रहते हो। कहने का मतलब कि समाज में भी रहने के नियम कायदा बनाए हैं। तो आप लोग देखते हैं कि पुलिस हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे संसार का कोई भी चीज़ है, उसके लिए नियम व्यवस्था बनाया गया है। उसी नियम व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो यही फिजिक्स में भी हर सिस्टम लागू होता है। तो इस सिस्टम में एक विलगित निकाय है, और विलगित निकाय का मतलब होता है कि ऐसा निकाय जिस पर कोई बाह्य परिणामी बल कार्य नहीं करे, तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं? विलगित निकाय। अब हम आते हैं संवेग का संरक्षण सिद्धांत। उसी को हम क्या कहते हैं? रेखीय संवेग का संरक्षण भी सिद्धांत कहते हैं। तो ये कहता है, ये व्यवस्था है, यदि किसी, ध्यान से सुनिए, यदि किसी विलगित निकाय पर, यदि किसी विलगित निकाय पर कोई बाह्य परिणामी बल, यदि किसी विलगित निकाय पर कोई बाह्य परिणामी बल कार्य नहीं करे, कोई बाह्य परिणामी बल कार्य नहीं करे, तो उस निकाय का कुल संवेग, उस निकाय का कुल संवेग परिमाण और दिशा में क्या होता है? अचर रहता है। देखिए, यदि किसी विलगित निकाय पर कोई बाह्य परिणामी बल कार्य नहीं करे तो निकाय का कुल संवेग परिमाण और दिशा में अचर रहता है। तो इसे हम संवेग का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इस चीज को हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। कहने का मतलब कि संवेग में कोई परिवर्तन न हो। कब? जब कोई बाह्य परिणामी बल कार्य नहीं करे, तब इस व्यवस्था को हम संवेग का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। अब इसको सिद्ध कैसे करें? मान लिया कि किसी विलगित निकाय में किसी विलगित निकाय में कणों की संख्या n है, तथा इनका द्रव्यमान तथा इन कणों का द्रव्यमान क्रमशः m1
M2 M3 डॉट डॉट Mn है तथा इनके वेग क्रमशः v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर तथा vn वेक्टर है। vn वेक्टर है यदि निकाय का कुल संवेग, यदि निकाय का कुल संवेग p वेक्टर हो तो p वेक्टर, देखो मान लिया जाए कि कोई ये सिस्टम है बेटा, ध्यान दो पहले समझ लो, ये कोई पिंड है, पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, नेचर में m ले लिया है और इसका वेग कितना ले लिया, v वेक्टर है। तो कोई भी पिंड क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पिंड हो, हमारा बॉडी भी क्यों ना हो, हर चीज में छोटे छोटे, मान लिया जाए कि इनमें बॉडी में m1 कण है, m2 कण है, m3 कण है, m4 कण है, डॉट डॉट कितना है, mn कण है। इनके वेग कितना है, इसका वेग v1 वेक्टर है, इसका वेग v2 वेक्टर है, इसका वेग v3 वेक्टर है, इसका वेग v4 वेक्टर है और इसका वेग vn वेक्टर है। देख रहे हो ना, इनके वेग क्रम से v1 v2 डॉट डॉट vn है। तो ये बताओ कि प्रत्येक कुल संवेग, इसका कुल संवेग कितना होगा, p वेक्टर बराबर m इंटू कितना हो जाएगा, v वेक्टर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यह कुल का संवेग। जैसे मान लिया जाए 1 किलो कोई वस्तु है, उसमें मान लो हम 1 ग्राम का 1000 कण बना लेंगे और 1000 कण को एक जगह तौल देंगे और 1 किलो को एक जगह तौल देंगे तो क्या होगा, बराबर होगा। वही बात है यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक यही बात बेटा यहाँ देखने को मिल रही है। अगर हम भिन्न भिन्न कण को मान लेंगे तो पूरा इसका संवेग इस सभी कणों के संवेग के योगफल के बराबर होगा। तो इन कणों पर हम पहले बात करते हैं। तो इस कण का संवेग क्या होगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर कितना होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो इस कण का द्रव्यमान m है, m1 है, इसका v1, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, m1 v1 वेक्टर कितना हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा इसका m2 v2 वेक्टर हो जाएगा। तीसरा का कितना होगा, m3 v3 वेक्टर, और डॉट डॉट कितना हो जाएगा, डॉट डॉट कितना हो जाएगा, mn vn वेक्टर। यह समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। ये प्रत्येक कण के द्रव्यमान और उसके संगत वेग के गुणा कर देंगे तो पहला कण का संवेग m1 v1 वेक्टर हो गया, दूसरा का कितना होगा, m2 v2 वेक्टर हो गया, तीसरा का कितना हो गया, तीसरा का हो गया m3 v3 वेक्टर, और डॉट डॉट कितना होगा, mn vn वेक्टर। इतना तो क्लियर हो गया।
यदि संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान m हो तथा इनका परिणामी वेग v वेक्टर हो तो निकाय का कुल संवेग p वेक्टर बराबर m v वेक्टर हो जाएगा। यह समीकरण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। समीकरण 2 को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट का मतलब अवकलित। डिफरेंशिएट करने पर कितना हो जाएगा बाबू? समीकरण 2 को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। समीकरण 2 यही है ना? इसको समीकरण 2 को करेंगे तो कितना होगा? dp वेक्टर बटा में dt। m क्या हो जाएगा? कांस्टेंट राशि क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। dv वेक्टर बटा में dt। चूंकि dv वेक्टर बटा में dt ये वेग परिवर्तन की दर है। अब वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। और त्वरण को किस चीज द्वारा सूचित करते हैं? a वेक्टर द्वारा। बराबर कितना हो गया? a वेक्टर। इसलिए कितना हो जाएगा? dp वेक्टर बटा में dt बराबर m a वेक्टर। और चूंकि f वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? m a वेक्टर। इसलिए यह कितना हो जाएगा? dp वेक्टर बटा में dt बराबर f वेक्टर। संवेग परिवर्तन की दर लगे हुए बल के बराबर होता है। अर्थात dp वेक्टर बटा में dt इक्वल टू कितना हो जाएगा? f हो जाएगा। इतना कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि यह निकाय बेलगित निकाय माना गया है, तब बेलगित निकाय पर कोई बल लगता उगता नहीं है। इसलिए f वेक्टर इक्वल टू कितना होगा? 0। कोई पूछेगा कि f 0 क्यों हो गया? तो बेटा ये निकाय को हम लिए हैं कि मान लिया कि यह कैसा निकाय है? बेलगित निकाय। और बेलगित निकाय पर कोई फोर्स काम
नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर हमने f इक्वल टू कितना लिए हैं, 0 लिए हैं। अब तो कोई समस्या आपको को नहीं रहनी चाहिए। इसलिए कितना हो जाएगा, dp वेक्टर बटा में dt बराबर 0, और तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा तो dp बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा तिरछा तिरछी। और दोनों तरफ क्या कीजिए, समाकलन कर दीजिए। दोनों तरफ समाकलन, समाकलन का मतलब है इसे कर देवे के बाद इंटीग्रेशन कर देना है। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो बेटा कितना होगा, इंटीग्रेशन dp वेक्टर, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0। ये कैसा डिफरेंशियल है, कैसा इंटीग्रल, इनडेफिनिट है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, एक अचर राशि होता है। तो इतना तो जानकारी है इस सूत्र, इस सूत्र देखो ऐसे कर देते हैं ना तो सूत्र होता है, रफ हो जाता है। इंटीग्रेशन dx का कितना होता है, x होता है। तो dp वेक्टर का कितना हो जाएगा, p वेक्टर, और 0 प्लस कितना हो जाएगा, c क्या है, अचर राशि है। इसलिए p वेक्टर बराबर कितना हो गया, c हो गया। ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण 3 हो गया। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। c क्या है, अचर राशि है, माने संवेग में कोई परिवर्तन, p वेक्टर बराबर c कैसा है, अचर। अचर का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार संवेग का संरक्षण सिद्धांत प्रमाणित होता है। संवेग का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, परिमाणित होता है। अब आप लोगों को इसका आप बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इसको यहाँ तक तैयार, जब प्रत्येक दिन क्या कीजिए, जितना वीडियो डालते हैं, पढ़ाया जाता है आप लोगों को, वो अपना तैयार करिए। कुछ दिनों के बाद आपको सूचना देंगे, और कुछ दिनों के बाद आप लोगों को हम किसी चीज़ पर ऐसे ऑनलाइन मीटिंग में हम रहेंगे, मीटिंग में भाग लेंगे आप लोगों को। अब पढ़ाई की दूसरी बात क्या है कि जब वीडियो आप देखते हैं तो 10 मिनट 5 मिनट यूट्यूब पर वीडियो देखिए बेटा, तब डाउनलोड कीजिए, और तब आप क्या कीजिए कि अगर वीडियो ठीक लगता है तो कमेंट्स और शेयर भी करते रहिए। वीडियो को कमेंट्स और शेयर हमेशा करते रहिए अपने दोस्तों के बीच। कमेंट्स का मतलब हम इसलिए करें कि अगर हमारे अंदर, अब तो आप लोग हमारे पास तो है नहीं कि अपनी कमजोरियों को बताएंगे कि हमको कहाँ समझ में आ रहा है और कहाँ नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को एक सलाह देते हैं, अगर जहाँ भी नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ टिक करते रहिए, लेकिन नोट्स तैयार कीजिए अवश्य। तो क्या कीजिए, आप कमेंट्स में, हम भी देखते हैं, आप यूट्यूब पर कमेंट्स में लिखिए कि सर यहाँ हमको चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हम अपने बच्चों को, हम तो सबका फ़ोन नंबर जानते हैं, फ़ोन पर हमसे बात कीजिए, और तुरंत आपको क्या होगा, कहीं भी दिक्कत होगा, चाहे हम और आप क्या करेंगे, कहेंगे कि वीडियो खोलो, हम भी वीडियो को देखेंगे और आप भी वीडियो को देखेंगे, और वहाँ पर आपको सारी समस्याएं को हम दूर कर लेंगे। पहली बात समझ में, फिर एक बार सुन लो, वीडियो देखिए, नोट बनाइए, समझ कर ही नोट बनाइए। जहाँ परेशानी होती है वीडियो में टिक कर दीजिए, आप वीडियो खोल कर हमारे पास फ़ोन लगाइए, और फ़ोन द्वारा ही
हम भी वीडियो को वहाँ पर क्लिक करेंगे और देखेंगे और आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ क्या समस्याएं आ रही है, कैसे दिक्कत आ रही है आपको समस्याओं को। हम भरसक दूर का दूरी है, लेकिन आप लोगों की समस्याओं को जरूर, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को कहेंगे कि जो भी हमारा विद्यार्थी रेगुलर विद्यार्थी है, यूट्यूब पर, चाहे तुम लोगों को तो व्हाट्सएप पर डालते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, उसमें कमेंट्स बॉक्स में जाइए और अच्छा चाहे बुरा हो कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स जब कीजिएगा तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे। अब देखिए बच्चों, हम संवेग का संरक्षण सिद्धांत अब हम दूसरे विधि द्वारा पढ़ेंगे, क्योंकि एक विधि से अगर नहीं समझ में आता है और दूसरे विधि, इसमें न्यूमेरिकली वैरायटीज बेटा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए इसको हम दूसरी विधि द्वारा भी हम पढ़ा रहे हैं। डिफिनीशन सेम वही है, लेकिन थोड़ा पिंडों का देखिए। ये कहता है इसमें थ्योरी, यदि दो या दो से अधिक पिंडों के निकाय पर, यदि दो या दो से अधिक पिंडों के निकाय पर कोई बाह्य परिणामी बल कार्य नहीं करे, कोई बाह्य परिणामी बल कार्य नहीं करे, तो निकाय का कुल संवेग परिमाण और दिशा में क्या होते हैं, अचर होते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम पिंडों को टकराते हैं, अगर टक्कर के पहले जितना संवेग है और टक्कर के बाद भी जितना संवेग है, उन चीज़ों को हम दिखा देते हैं, तो संवेग का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, सत्यापित होगा। फिर से समझो, यदि दो या दो से अधिक पिंडों के निकाय पर कोई बाह्य परिणामी बल कार्य नहीं करे, तो निकाय का कुल संवेग परिमाण और दिशा में अचर रहते हैं। इसे हम संवेग का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इसमें थोड़ा फिगर में समझिए। फिगर में हमने क्या किया है, तीन स्थितियां लिया है। यहाँ पर दो पिंड है, ए पिंड और बी पिंड। ए पिंड का द्रव्यमान m1 है और बी पिंड का द्रव्यमान m2 है। ये दोनों पिंड एक ही सरल रेखा में क्या होते हैं, एक विमीय डायमेंशन में, जो एक ही सरल रेखा में गतिशील है। मान लिया कि ए तथा बी दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है, और टक्कर और दोनों पिंड एक ही दिशा में u1 वेक्टर वेग से तथा u2 वेक्टर वेग से गतिशील है। ये दोनों आगे पीछे जा रहे हैं। थोड़ा आप दूसरी स्थिति में बैठाओ, अगर इस पिंड का वेग अगर अधिक होगा तो बी पिंड को क्या करेगा, पीछे से टक्कर मारेगा। क्या होगा, पीछे से टक्कर मारेगा। अब ए पिंड का वेग अगर बी पिंड से अधिक होता है तो दोनों पिंड क्या होते हैं, आपस में टकरा जाते हैं। जब दो पिंड आपस में टकराएंगे तो ये पिंड इस पर बल आरोपित करेगा और ये पिंड इस पर बल आरोपित करेगा। देखो, जब ए पिंड और बी पिंड आपस में टक्कर करते हैं तो बी पिंड द्वारा ए पिंड पर आरोपित बल कितना है, एफ ए वेक्टर, और ए पिंड द्वारा बी पिंड पर आरोपित बल कितना है, एफ भी वेक्टर। और टक्कर के बाद दोनों पिंड अलग अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं, टक्कर के बाद दोनों पिंड अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये फिर उसी पथ पर आगे की ओर गतिशील होते हैं। फिर से समझो, मान लिया कि ए तथा बी दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है, और इनके वेग क्रमशः u1 तथा u2 वेक्टर हैं, और ये दोनों पिंड एक ही सरल रेखा में गतिशील है। यदि u1 ग्रेटर देन u2 होगा,
मैंने ये वेग इस वेग से अधिक होगा तो पीछे वाला आगे वाला में क्या करेगा, टक्कर करेगा। क्या करेगा, टक्कर करेगा। और टक्कर करेगा तो बी पिंड ए पिंड पर बल आरोपित करेगा और ए पिंड बी पिंड पर बल आरोपित करेगा। मान लिया कि ए पिंड द्वारा बी पिंड पर आरोपित बल एफ भी वेक्टर है तथा बी पिंड द्वारा ए पिंड पर आरोपित बल एफ ए वेक्टर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब टक्कर के बाद ये दोनों पिंड क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो मान लिया कि टक्कर के बाद इनका वेग v1 वेक्टर है और टक्कर के बाद इसका वेग कितना है, v2 वेक्टर है। ठीक, तब हम आगे की तरफ हम इसको प्रमाणित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टक्कर के पहले कुल संवेग दिखा देंगे और टक्कर के बाद कुल संवेग दिखा देंगे। अगर दोनों संवेग बराबर होगा तो हमारा कथन सत्य होगा। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है इस थ्योरी में कि इसमें न्यूटन के द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम दोनों का पालन होगा। इसीलिए इसको दूसरे विधि द्वारा पा रहे हैं कि ऐसा संयोग है बेटा इसमें कि न्यूटन का द्वितीय और तृतीय गति नियम दोनों इसमें आएगा। देखिए, मान लिया कि ए तथा बी दो पिंड हैं और इनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है और ये दोनों पिंड और ये दोनों पिंड क्रमशः E1 वेक्टर तथा और ये दोनों पिंड क्रमशः E1 वेक्टर तथा E2 वेग से सरल रैखिक पथ पर एक ही दिशा में गतिशील है। यदि देखो ए पिंड का वेग क्या हम कर रहे हैं, बी पिंड से बढ़ा रहे हैं, तभी न पीछे वाला आगे वाला को धक्का करेगा। यदि E1 वेक्टर इज ग्रेटर देन, यदि E1 वेक्टर वेग ग्रेटर देन U2 वेक्टर वेग होगा तो दोनों पिंड आपस में टक्कर करते हैं, आपस में टक्कर करते हैं।
टक्कर के बाद इनके वेग क्रमशः v1 वेक्टर तथा v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर हो जाते हैं और पुनः दोनों पिंड एक ही सरल रैखिक पथ पर गतिशील हो जाते हैं। उसी सरल रैखिक पर गतिशील हो जाते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले ए बी पिंड टक्कर के पहले ए पिंड का संवेग बराबर कितना होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो ए पिंड का द्रव्यमान कितना है बाबू? m1 है टक्कर के पहले। अब वेग कितना है? e1 वेक्टर है। संवेग बराबर कितना होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, m1 इंटू e1 वेक्टर। टक्कर के बाद
टक्कर के बाद अब निकालेंगे, क्या करेंगे? टक्कर के बाद ए पिंड का संवेग, टक्कर के बाद ए पिंड का संवेग बराबर कितना हो जाएगा? m1 हो जाएगा। टक्कर के बाद देखो इसका द्रव्यमान m1 है, अब वेग कितना है? v1 कितना हो जाएगा? v1 वेक्टर। इसलिए ए पिंड के संवेग में परिवर्तन हम क्या करेंगे? ए पिंड के संवेग में परिवर्तन निकालेंगे। तो संवेग में परिवर्तन क्या होता है? टक्कर के पहले, टक्कर के बाद संवेग और टक्कर के पहले संवेग। तो टक्कर के बाद संवेग कितना है? m1 v1 वेक्टर माइनस m1 e1 वेक्टर। समझ कर आए ना? परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम, तो टक्कर के पहले संवेग और टक्कर के बाद में संवेग, ए पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या होगा? निकल जाएगा। और संवेग में परिवर्तन की दर निकालेंगे। इसलिए ए पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन का दर कैसे निकालते हैं? समय से भाग देते हैं। m1 v1 वेक्टर माइनस m1 e1 वेक्टर बटा में कितना हो गया? डेल्टा टी हो गया। जहां डेल्टा टी क्या है? समय अंतराल है, समय अंतराल है। अब हम क्या करेंगे? न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार क्या करेंगे? न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर, ए पिंड में संवेग परिवर्तन की दर ए पिंड पर आरोपित बल के बराबर होता है। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर लगे हुए बल के समानुपाती होता है। अर्थात संवेग परिवर्तन की दर लगे हुए बल के क्या होता है? बराबर होता है। न्यूटन के द्वितीय गति के ये नियम के अनुसार ए पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर ए पिंड पर आरोपित बल एफ ए वेक्टर के समझ रहे हैं ना? ए पिंड पर आरोपित बल कितना है? एफ ए वेक्टर। और बी पिंड पर आरोपित बल कितना है? ए भी वेक्टर। हम किस पे बात कर रहे हैं अभी? ए पिंड की चर्चा। तो ए पिंड न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार ए पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर ए पिंड पर आरोपित बल एफ ए वेक्टर के
बराबर होगा। इसलिए कितना हो जाएगा, इसलिए एफ ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, m1 v1 वेक्टर माइनस m1 e1 वेक्टर बटा में कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। यह समीकरण कितना ले लीजिए, 1 ले लीजिए। कितना लीजिए। अब हम किस पर चर्चा करेंगे, जैसे ए पिंड का निकाले हैं उसी तरह हम किस पर चर्चा करेंगे, बी पिंड पर चर्चा करेंगे। देखिए तो बी पिंड का, चूंकि बी टक्कर के पहले बी पिंड का संवेग कितना हो जाएगा बाबू, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो बी पिंड का द्रव्यमान कितना है, m2 है। अब वेग कितना है, u2 वेक्टर। टक्कर के पहले, क्योंकि टक्कर के पहले बी पिंड का संवेग, टक्कर के बाद बी पिंड का संवेग बराबर m2 v2। टक्कर के बाद कितना वेग है, द्रव्यमान m2 है और वेग कितना है, v2 है। तो संवेग बराबर कितना हो गया, m2 v2। इसलिए बी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बराबर कितना हो जाएगा, m2 v2 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर। कभी भी कोई परिवर्तन बेटा निकालेंगे, अंतिम में से क्या निकालते हैं, प्रारंभिक को। अंतिम संवेग यहाँ m2 v2 हो गया। अब प्रारंभिक संवेग कितना होगा, m2। तो m2 v2 माइनस कितना हो गया, m2 u2 वेक्टर। इसलिए बी पिंड के बी पिंड के संवेग में परिवर्तन केवल निकालिए। बी पिंड के संवेग में परिवर्तन बराबर कितना होगा, m2 v2 माइनस m2 t। इसलिए बी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर कितना होगा। जब भी परिवर्तन की दर निकालते हैं तो बेटे क्या करते हैं, समय से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। m2 v2 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर बटा में कितना हो गया, डेल्टा टी हो गया। ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे चले। अब इस फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार इसमें भी लागू करो।
न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बी पिंड पर आरोपित बल बी पिंड के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होगा। बी पिंड गति के नियम बी पिंड पर आरोपित बल न्यूटन के द्वितीय गति में बी पिंड पर आरोपित बल एफ भी वेक्टर आरोपित बल ए भी वेक्टर पिंड के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होगा। इसलिए कितना हो जाएगा, इसलिए एफ बी वेक्टर बराबर कितना होगा, इसके संवेग में परिवर्तन की दर कितना है बाबू, m2 v2 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर बटा में कितना है डेल्टा t। यह समीकरण कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम देखिए, अब न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आते हैं। तो ये तो देखे हैं टक्कर के समय ए पिंड बी पिंड पर आरोपित करता है, अब बी पिंड ए पिंड पर आरोपित करता है। न्यूटन के ऐसे लिखो, यदि एफ ए वेक्टर बल क्रिया का बल होगा, तो एफ भी वेक्टर बल प्रतिक्रिया का बल होगा। अगर दो बल टकराते हैं, अगर एक क्रिया को मानेंगे तो एक क्या होगा, प्रतिक्रिया का। अगर उसको क्रिया का मानेंगे तो ये क्या होगा, प्रतिक्रिया। कभी भी दो पिंड टकराते हैं, कभी भी दो चीज़ पर टक्कर होती है, तो अगर दो पिंड टकराते हैं तो दोनों में किसी एक को क्रिया के बल मानते हैं तो दूसरा प्रतिक्रिया, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया का बल होगा। अतः न्यूटन के तृतीय गति के नियम से कितना हो जाएगा, एफ ए वेक्टर, ये क्रिया का हो गया, बराबर एफ बी वेक्टर। प्रतिक्रिया दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत। अगर ये प्लस होता है क्रिया का बल तो प्रतिक्रिया का बल क्या हो जाएगा,
माइनस प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही ना न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है? विपरीत। एक धन लेते हैं तो ये क्या लेते हैं? एक माइनस। इसको इस साइड में लाइए तो एफ ए वेक्टर प्लस कितना हो जाएगा? एफ बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये समीकरण कितना लीजिए? 3 लीजिए। समीकरण 1 और 2 का मान किस में रख दीजिए? समीकरण 3 में। देखें 1 और 2 का मान समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 3 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए M1 V1 वेक्टर माइनस M1 E1 वेक्टर बटा में डेल्टा टी प्लस M2 V2 वेक्टर माइनस M2 U2 वेक्टर बटा में डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। इसको तो क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। हल करेंगे तो बेटा लघुत्तम ले लो। अगर ज़्यादा परेशानी है तो लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम कितना हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। लघुत्तम लीजिए। एक मरद में जाएगा तो कितना हो जाएगा? M1 V1 वेक्टर माइनस M1 E1 वेक्टर प्लस कितना हो जाएगा? M2 V2 वेक्टर माइनस M2 U2 वेक्टर हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए जाए। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो इसमें गुणा होगा तो कितना होगा? 0 हो जाएगा। और तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो M1 V1 वेक्टर माइनस M1 E1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर माइनस M2 U2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऋण वाला को उस साइड फेंक दो। ऋण वाला को उस साइड फेंके तो इसलिए M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर बराबर M1 E1 वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर। इसको सीधा कर दीजिए। सीधा करेंगे तो कितना होगा? M1 E1 वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर इज इक्वल टू M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर। ये देखो तो क्या है? ये टक्कर के पहले कुल संवेग है और ये क्या है? टक्कर के बाद का कुल संवेग है। यही कद बताए थे ना? टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होता है? बराबर होता है। अतः टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। इस प्रकार संवेग का संरक्षण सिद्धांत
प्रमाणित हुआ। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम बार बार यही कहेंगे, वीडियो को बेटा आराम से थोड़ा देर के लिए YouTube पर देखिए। YouTube पर देखने के लिए, देखने के बाद 2-4 मिनट देखकर अपना डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड के बाद प्रेम पूर्वक उसका नोट्स बनाइए, समझते हुए नोट्स बनाइए। हम लोगों के आप लोग को संपर्क में नहीं है कि आमने सामने डांट सकते हैं। इस समय तो ऐसा होगा कि हम लोग डांट भी नहीं सकते हैं आप लोग को। इसलिए आप लोगों से विनम्र आग्रह होगा बेटा कि आप लोग नोट को तैयार करते रहिए। अगर जहाँ दिक्कत होता है तो कमेंट्स बुक में, YouTube के कमेंट्स बुक हम रोज़ पढ़ते हैं, कमेंट्स बुक में जाकर अपना कमेंट्स कीजिएगा। अगर हमको भी त्रुटियां होगी तो उसको सुधार करेंगे। आमने सामने तो पढ़ा नहीं है, वीडियो पर पढ़ा रहे हैं, तो आमने सामने आप लोगों को दिक्कत परेशानियां कुछ नहीं होगी। इसलिए कमेंट्स में वीडियो खोला जाएगा, आपकी सारी स्थिति को अवगत। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से आराम से। जहाँ स्क्रीनशॉट लेने में क्या होता है कि नोट्स तैयार करने में आसानी होती है। ठीक हो गया।